Assalamu alaikum. This is Simra Khan. I hope you all are in good condition and health. Today's topic is distribution coefficient and its applications in pharmacy. इससे पहले कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशंस जो हैं वो सबसे पहले आपके पास मिल जाएं ताकि आपको मसला ना हो मेरी वीडियोस को सर्च करने में। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दूसरा ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको उससे कुछ भी 1% भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि जो है दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब इसका बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइड है वो कह रही है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का जब भी नाम आता है तो एक दूसरा टर्म भी जो है वो क्या कहते हैं उसके साथ अल्टरनेटिवली ही यूज़ की जाती है, वो होती है पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, सब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो समवट सिमिलर है या एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एक टर्म है तो दूसरी टर्म क्यों जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। कोई ना कोई तो स्लाइटली ही सही, लेकिन कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो इनमें भी जो है एक स्लाइट डिफरेंस है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। पार्टीशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द रिलेटिव एफिनिटीज फॉर अ कंपाउंड बिटवीन ऑयल एंड वाटर फेसेस। अब इसको समझने के लिए ये पिक्टोरियल है, इसको देखते हैं कि जो ग्रीन कलर है हमारा वो ऑर्गेनिक या ऑयल फेज़ है। ठीक है, ये सेम कंटेनर में रखे हुए हैं जो दो लिक्विड्स हैं। तो जो ग्रीन कलर है वो हमारा ऑर्गेनिक और ऑयल फेज़ है। ब्लू कलर हमारा ऑब्वियसली वाटर को डिनोट करता है, और जिसमें जो ब्लैक डॉट्स हैं ये सॉल्यूट हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक और वाटर फेज़ जो है वो ऑर्गेनिक या ऑयल और वाटर फेज़ आपस में इमिसिबल है कम्प्लीटली। ठीक है, जब हम इसमें सॉल्यूट डालते हैं, कैसा भी सॉल्यूट डालते हैं, तो ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वाटर फेज़ में अगर उसकी एफिनिटी वाटर से ज़्यादा है तो वाटर में उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएंगे, और कुछ 2-3 या एक आध मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक में चला जाएगा, ऑर्गेनिक फेज़ में। अगर ऑर्गेनिक फेज़ से ज़्यादा उसकी एफिनिटी है या उसकी जो है ना कंपैटिबिलिटी है तो ऑर्गेनिक फेज़ में जाएगा ज़्यादातर मॉलिक्यूल, और बाकी जो है वो वाटर फेज़ में उसके मॉलिक्यूल एक आध या 2-3 या 4-5 जितने भी हमने डाले हैं थोड़े बहुत, वो वाटर फेज़ में चले जाएंगे। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने दो मिसिबल लिक्विड्स थे, उनमें हमने सॉल्यूट डाला और उसने अपने आप को एक कहते हैं दो लिक्विड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये सिंपल से ये जो है सिंपल सा ये पार्टीशन कोफिशिएंट था। अब हम पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, मतलब क्या स्लाइड डिफरेंस होगा जिसकी वजह से टर्म ही चेंज हो गई। तो a distribution coefficient represents the experimentally measured ratios of concentrations for a compound between oil and water phases. डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड किया है रेशो किसका, किसी भी सॉल्यूट या किसी भी कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड का किसके दरमियान, ऑयल एंड वाटर फेज। ठीक है, ऑयल में कितना रेशो कितना है और उस वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका जो रेशो आएगा वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। बट does not necessarily reflect the true ratio of affinities because it includes a portion of the sample that cannot partition। क्योंकि लेकिन ये ट्रूली जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता कि ये ट्रू रेशियोज है एफिनिटीज़ का, क्योंकि इसमें कुछ एक थोड़ा पोर्शन होता है जो कि अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट या पार्टीशन नहीं करता। अब वो कौन सा जो है ना वो कौन सा पोर्शन होता है वो हम समझ लेते हैं। अब ये एक विक्टोरियल है जिसमें ग्रीन फेज ऑब्वियसली जो है वो ऑर्गेनिक और ऑयल फेज को जो है वो डिनोट कर रहा है, ब्लू जो है वो वाटर को कर रहा है। अब हमने इसमें वही ब्लैक डॉट्स डाले, सॉल्यूट डाला,
और ब्लैक डॉट्स ने क्या किया, अपने आप को पहले तो पार्टीशन किया ऑयल में और वाटर में, ठीक है, पार्टीशन किया। लेकिन वाटर में जाके अब उसकी एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा थी या क्या था, तो वाटर में जाके जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट हो गया, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूट के डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट मीन्स मेरा के आयनाइज हो गए, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट गए या डिसोसिएट हो गए कम्प्लीटली, और कुछ मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट रहे अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जिससे कि ऑर्गेनिक फेज में रहे वो। तो इससे क्या हुआ कि कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये था हमारा स्लाइड डिफरेंस कि अगर सिर्फ पार्टीशन हो रहा है ऑर्गेनिक और वाटर फेज के दरमियान, तो हम इसको कहेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वो कि अगर हमारा पार्टीशन होने के बाद वाटर में कोई मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो या फिर क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फेज में जाके एसोसिएट हो रहा है, मींस के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर सॉल्यूट जो है वो कोई नया मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसमें हम का कौन सा जो है ना टर्म यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। एक होगी एसोसिएशन और एक होगी डिसोसिएशन। ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादातर क्या होती है, एसोसिएशन होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो सॉल्यूट है वो मिलकर नया कंपाउंड बनाता है या डायमर्स बनाते हैं उनके, ठीक है। लेकिन वाटर क्या होता है, पोलर को अट्रैक्ट करता है, तो ज़्यादातर इसमें आयनाइजेशन होती है और आयोनाइज हो जाता है जो हमारा सॉल्यूट है। तो अगर ये सब चक्कर है, ये सब जो है ना क्या कहते हैं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। नोट क्या लिखा है, इफ़ अ कंपाउंड कैन नॉट आयनाइज देन द पार्टीशन कोफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट विल बिकम इक्वल। ये वही बात है कि अगर कंपाउंड सॉल्यूट हमने डाला, सॉल्यूट या कंपाउंड हमने डाला क्या कहते हैं दोनों इमिसिबल फेजेस में, और अगर वो आयनाइज नहीं हुआ, तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब ये तो थी हमारी डेफिनेशन जो हमने समझ ली कि डिफरेंस क्या है पार्टीशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इफ़ एन एक्सेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड is added to a mixture of two immiscible liquid, it will distribute itself between the two phases so that each become saturated। हम कह रहे हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक्सेस ऑफ लिक्विड हमने डाला या एक्सेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, हमने डाला, तो वो किस में, दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर में। अब वो इमिसिबल लिक्विड ज़्यादातर क्या होते हैं कि एक होता है पोलर या वाटर फेज होता है, या और एक होता है नॉन पोलर या ऑर्गेनिक या ऑयल फेज, ठीक है। ये इमिसिबल लिक्विड में डाला, तो वो जो लिक्विड या सॉलिड होगा जो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों फेजेस में और दोनों को सैचुरेट कर लेगा। और अगर वो इतना सफिशेंट ना भी हुआ कि वो सैचुरेट कर सके, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को करेगा दो लेयर्स के दरमियान, ठीक है। तो सेकंड हमारे जो पॉइंट है उसमें यही बता रहे हैं कि द सब्सटेंस एडेड टू द इमिसिबल सॉल्वेंट इन अमाउंट इनसफिशिएंट टू सैचुरेट सॉल्यूशन, इट विल स्टिल बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू लेयर्स इन अ डेफिनाइट कंसंट्रेशन रेशियो। यानी उस अपनी एफिनिटी के हिसाब से वो तब भी जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, भले से वो इतना इनसफिशिएंट अमाउंट में हमने डाला है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ C1 एंड C2 आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2। अब जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, ठीक है, टू लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो कंसंट्रेशन वन मतलब सॉल्वेंट 1 में जो कंसंट्रेशन होगी वो C1 होगी, सॉल्वेंट 2 में जो कंसंट्रेशन होगी वो C2 होगी रिस्पेक्टिवली। तो जो उनकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आएगी वो क्या होगी, K इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। सिंपल सा फॉर्मूला होगा K इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो हमारा जो K है क्या है, इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट। और दिस इज इक्वेशन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल इन डाइल्यूट सोल्यूशन। और ये ज़्यादातर जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन में ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये जो K था, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और ये C1 और C2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इन ऑर्गेनिक ऑयल फेज और वाटर फेज के दरमियान, ठीक है।
और ये जो पूरी होल इक्वेशन है इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आगे चलते हैं, अब अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है ये पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन टू इमिसिबल फेजेस डिपेंड ऑन बोथ द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड लिक्विड फेजेस। इसमें कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट है टू इमिसिबल फेजेस में वो किस पर डिपेंड करती है, केमिकल नेचर के ऊपर भी, कि केमिकल नेचर क्या है सॉल्यूट की, और लिक्विड फेजेस के ऊपर कि कौन से लिक्विड फेजेस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। द प्राइमरी इंटरेस्ट इन ड्रग रिसर्च इन्वॉल्व्स द एक्वस फेज इन विच अ वीक एसिड और वीक बेस में एग्जिस्ट इन बोथ न्यूट्रल एंड आयनिक फॉर्म। जो प्राइमरी रिसर्च ड्रग में जो प्राइमरी इंटरेस्ट होता है हमारा वो किस एक्वस फेज होता है, क्योंकि एक्वस फेज में क्या होता है, अगर हम इमिसिबल लिक्विड में जो है वो टू इमिसिबल लिक्विड्स में अगर हम वीक एसिड या वीक बेस डालें तो वो क्या होता है कि एक्वस फेज में जाके या तो वो दो फॉर्म में रहते हैं, एक तो न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और दूसरा है कि वो आयनाइजेशन कर लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेसिस आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। In the organic or oil layer, these solutes often undergo self-association into dimer or complex formation with other molecules. ऑर्गेनिक और ऑयल लेयर में क्या होता है कि अगर हमने ऑर्गेनिक और ऑयल लेयर में कोई सॉल्यूट डाला तो जो है वो सेल्फ एसोसिएशन कर लेते हैं, किसमें, डायमर में, यानी आपस में ही मिलकर जो है वो दो डायमर्स बना लेते हैं, दो मतलब एक तो मोनोमर्स होते हैं, एक डायमर्स होते हैं, ठीक है, तो वो डायमर्स बना लेते हैं, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो ऑर्गेनिक का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसके साथ ही मिलकर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लेते हैं, ये होता है। It has been shown that some organic solvents such as 1-octanol contain appreciable amount of water at equilibrium, which significantly reduces the tendency of weak acids in dimerization. ये शो किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि ऑक्टेनॉल, उसके पास जो मतलब एक ऑक्टेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसकी ज़्यादातर एफिनिटी किससे होगी, उसकी ज़्यादातर एफिनिटी होगी हमारी ऑर्गेनिक फेज से। तो जब हम ऑर्गेनिक 1-octanol डालते हैं तो वो उसके वो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादा तो वाटर में कम जाते हैं, जिससे क्या होता है वाटर के कंसनट्रेशन के हिसाब से वाटर की जो इक्विलिब्रियम पे वो जो वाटर का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ वीक एसिड इन डायमराइजेशन। तो जो वीक एसिड ये क्या करता है, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है वीक एसिड की डायमराइजेशन, ठीक है, जो वीक एसिड्स होते हैं फिर उनकी डायमराइजेशन नहीं हो पाती। क्योंकि ये वीक एसिड डायमराइजेशन नहीं कर पाते, और जब हम मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फेज में, फिर ये ऑक्टेनॉल क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इन द सिस्टम द डिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना में बी डिस्क्राइब इन फॉलोइंग डायग्राम फॉर वीक एसिड्स। इन सच अ सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि ऑर्गेनिक फेज में जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है कि डायमराइजेशन नहीं कर पाते, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्टेनॉल की इन्होंने एग्जांपल दिए कि ऑक्टेनॉल क्या होता है कि वो नहीं ऑक्टेनॉल जो है वो नहीं कर पाता अपनी डायमराइजेशन। दूसरा ये कि ऑर्गेनिक फेज में और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है, और वाटर फेज डायमराइजेशन मतलब कि जैसे कि सेल्फ मॉलिक्यूल की, जैसे 1-octanol और 1-octanol मिला के दो दो जो है ना ऑक्टेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप को, तो इस तरह से ये डायमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं, कोई डायमराइजेशन नहीं करते, क्योंकि वाटर फेज क्योंकि कंसनट्रेशन के हिसाब से वाटर का जो वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, और ऑर्गेनिक फेज का कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। अगर हम रेशो लें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का ऑर्गेनिक फेज में और वाटर और सॉल्यूट का वाटर फेज में, तो कंसनट्रेशन वाटर की ज़्यादा निकलेगी, ऑर्गेनिक की कम निकलेगी, ठीक है। इस हिसाब से ऑर्गेनिक फेज में क्या इसलिए क्या होगा, न्यूट्रल होते हैं, डायमराइजेशन नहीं करते, और वाटर फेज में क्या होता है जो वीक एसिड होते हैं वो फिर वो टूट जाते हैं, आयनाइजेशन कर लेते हैं Ha+A- में। Ha क्या है हमारा न्यूट्रल फॉर्म, और A- जो है हमारी आयनाइजेशन फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी स्पेशीज कॉमन टू बोथ द ऑयल एंड वाटर फेज आर अनडिसोसिएटेड एंड अनएसोसिएटेड वीक एसिड द डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो स्पेशीज़ है बोथ ऑयल और वाटर में जो कॉमन है,
जो कॉमन स्पेशीज़ है वो क्या हो गई, जो अनडिसोसिएट नहीं हुआ वाटर में, और जो अनएसोसिएट मीन्स कि जो एसोसिएट नहीं हुआ वीक एसिड में, उनको हम रेशो में यूज़ करेंगे। ठीक है, रेशो में वो यूज़ होती है जो कॉमन स्पेशीज़ होती हैं। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था उसमें हम क्या उसमें हम C1 और C2 क्या लेंगे, के इज इक्वल टू C1 होगा हमारा ऑर्गेनिक और ऑयल लेयर, और C2 हमारा होता है वाटर फेस। तो C1 क्या आएगा हमारा HA ऑर्गेनिक फेस का, और C2 हमारा आएगा HA वाटर फेस का। तो HA जो है होल कंसनट्रेशन जो है वो ऑर्गेनिक फेस की वो C0 होगी। ठीक है ना, लेकिन वाटर फेस की जो है हम HAW लिखेंगे क्योंकि उसकी होल कंसनट्रेशन प्लस उसमें क्या आ रहा है C कंसनट्रेशन में कि HA प्लस A- की उसकी होल कंसनट्रेशन है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे HAW ही लेंगे। तो क्या डिनोट कर रहा है, के क्या है, ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, और क्या कहते हैं HA ऑयल जो है वो ऑयल या ऑर्गेनिक फेस, C ऑयल या ऑर्गेनिक इज इक्वल टू किसके इक्वल है, C ऑयल ऑर्गेनिक फेस। ये किसको डिनोट कर रहा है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ वीक एसिड इन ऑयल फेस। HA वाटर जो है वो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड इन वाटर फेस। क्योंकि CW जैसे कि यहाँ नीचे बता रहे हैं पॉइंट में, द टोटल एसिड कंसनट्रेशन ऑफ आफ्टर एनालिसिस ऑफ एक्वस फेजेस CW इज इक्वल टू HAW प्लस A-W, क्योंकि वाटर में जो है वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो HA ओरिजिनल न्यूट्रल वाले और दूसरे आयनाइजेशन वाले। तो इसलिए हम जो कॉमन स्पेशी है वो HA है, तो इसलिए हम यहाँ पे HA ही लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे HA यूज़ किया गया है, और जो उसकी होल कंसनट्रेशन थी ऑयल फेस की वो C0 थी, HA ही थी, मतलब न्यूट्रल ही थे क्योंकि उन्होंने डायमराइजेशन नहीं की, ऑक्टेनॉल डायमराइजेशन नहीं करता। तो इस वजह से जो C0 है हमारा, हम पूरा वो ही लिखेंगे उसकी जगह। ठीक है, तो और यहाँ पे एक और बात कि जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, मोलर कंसनट्रेशन को। ठीक है, ये मोलर कंसनट्रेशन को डिनोट करते हैं। जो हमारा इस स्लाइड पे जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है, द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड और अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो हमारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ किया है और जिसको और क्या कहेंगे हम कि जो हमारा अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे ना आएगा हमारे पास, K' इज इक्वल टू HA0 अपॉन HAW प्लस A-W, मीन्स के मतलब पूरी होल कंसनट्रेशन को हम इसको कहेंगे अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम इसमें से A- निकाल देंगे तो हमारी ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा। कि असल में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो कॉमन स्पेशीज़ होती है हम उसको लेते हैं, लेकिन अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये मतलब अपेरेंट है कि अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि K' इज इक्वल टू HA0, क्योंकि ऑयल के कंसनट्रेशन सिर्फ HA0 से न्यूट्रल जो हमने डाला था अपना सॉल्यूट वही था। ठीक है, डिवाइडेड बाय वाटर के फेज में दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते थे HAW प्लस A-W, तो हम डिनोमिनेटर में वाटर फेज की जो है वो दोनों एक आ गई, दोनों जो है ना वो आ गए HAW और A-W। अब के HA0 किसके इक्वल है, C0 के, क्योंकि टोटल कंसनट्रेशन ही ऑयल ऑर्गेनिक फेज की न्यूट्रल सॉल्यूट था। ठीक है, और जो वाटर फेज की जो टोटल कंसनट्रेशन है CW वो किसके इक्वल थी, HAW प्लस A-W। तो K' इज इक्वल टू C0 अपॉन CW, ये फाइनल हमारी इसको कहेंगे हम अपेरेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, तो द ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन टू इक्विलिब्रिया। जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो हमारा ऑब्जर्व हुआ है वो किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, दो इक्विलिब्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। ए क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड एसिड बिटवीन द एमिसिबल फेजेस एज एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्या कि जो अनडिसोसिएटेड एसिड था हमारे इमिसिबल फेजेस के दरमियान जो इक्वेशन 1 में यूज़ किया गया,
कौन सा था ये, HA0/HAW वाला, ठीक है। ये हमारे अनडिसोसिएटेड अनएसोसिएटेड जो है मॉलिक्यूल को डिनोट किया गया था। सेकंड किसके पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एसिड इन द एक्वस फेजेस which depends on hydrogen ion concentration H2 plus and dissociation constant Ka of the acid, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी एसिड की एक्वस फेज में, जो कि डिपेंड कर वो जो एसिड की जो डिसोसिएशन हो रही थी वो किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, मीन्स के जो एसिड में से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा वो वाटर के साथ मिलके H3O प्लस बनाएगा और यहाँ पे A- रह जाएगा, एसिड आयनाइज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारा HAW। अब ये आपको याद होगा कि हमने ये एसिड बेस में जो है वो पढ़ा था कि जो Ka जो है वो इज इक्वल होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो हमारा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट था वो क्या बना हमारा, H3O प्लस वाटर के साथ मिलके और A- रह गया। हमारा रिएक्टेंट क्या था, HAW, जो न्यूट्रल हमारा एसिड था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गिविंग दीज इक्वेशंस एंड द फैक्ट दैट द कंसंट्रेशन C ऑफ द एसिड इन द एक्वस फेजेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन assuming इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू फेजेस इज, तो जो हमारी जो कंसंट्रेशन आई ओवरऑल एक दोनों इमिसिबल फेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में, वो क्या है, C इज इक्वल टू CO प्लस CW। Substituting for A-W from equation 4 into equation 3 gives, जब हम क्या कहते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K डैश इज इक्वल टू, यानी हम जो इक्वेशन 4 है, मतलब हम जो इक्वेशन 4 सॉरी इक्वेशन 3 है उसमें जब हम इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स के हम A- की जगह इक्वेशन 4 को हम लिखेंगे तो क्या आएगा। इक्वेशन 4 को ऑब्वियसली हमें जो है वो इधर उधर करना पड़ेगा, जैसे कि KaHAW अपॉन H3O प्लस इज इक्वल टू A- आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसमें जो है क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो क्या आएगा, K डैश इज इक्वल टू HA0 अपॉन इक्वेशन 3 कौन सी थी, K डैश इज इक्वल टू HA0 अपॉन HAW प्लस A- W, ठीक है। और इसमें A- W की जगह हम A- W की वैल्यूज़ डाल रहे हैं, ठीक है। K डैश इज इक्वल टू HA0 अपॉन HAW प्लस, अब यहाँ पे A- की जगह क्या आ जाएगी इसकी A- की वैल्यूज़। A- की वैल्यूज़ हमने कहाँ से निकाली हुई, क्वेश्चन 4 से। हम सारी चीज़ हम HAW और H3O प्लस को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास A- की जो है वो वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये क्या बना, K डैश इज इक्वल टू HA0 अपॉन HAW प्लस Ka ब्रैकेट HAW ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन H3O प्लस ब्रैकेट क्लोज। हमारी 6th इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब हमने क्वेश्चन 6 को थोड़ा सॉल्व किया तो इससे क्या हुआ कि जो H0 है सॉरी जो K डैश है वो उस क्या बन गई उसकी इक्वेशन, HA0 मोलर कंसनट्रेशन H3O प्लस मोलर कंसनट्रेशन ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय HW Ka प्लस H3O प्लस। अब ये कैसे आई, ये एक मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकली सॉल्व किया गया है ये, कि जो है हमने किसका HAW जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं HAW प्लस के HAW अपॉन H3O प्लस, इनका जो है हमने LCM लिया है। LCM से निकल के जो है हमारे पास एक वैल्यू आई थी HAW H3O प्लस प्लस HAW, ठीक है। तो ये हमारे पास आई थी इक्वेशन और फिर हमने
HW को कॉमन ले लिया और K प्लस HCO प्लस को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये था हमारा डिनोमिनेटर, हमारा ऐसे सॉल्व हुआ और डिवाइडेड में HCO प्लस था इसके। HCO प्लस वो ऊपर चला गया कहाँ, HA0 के पास, HA0 HCO प्लस की तरफ। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट जो है वो है देन HAW फ्रॉम इक्वेशन 1 इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू 7 टू एलिमिनेट HA0 फ्रॉम द इक्वेशन। अब हम HAW जो इक्वेशन 1 में था है, इक्वेशन 1 से हम HAW की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 7 में, ताकि हम HA0 को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकें। इक्वेशन 1 क्या आती है हमारी, K इज इक्वल टू HA0 अपॉन HAW। अब हम HAW को इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और K को राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, HAW की वैल्यू। तो ये अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, HA0 K डैश इज इक्वल टू HA0 HCO प्लस डिवाइड बाय HA0 अपॉन K ब्रैकेट ओपन K प्लस HCO प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी इक्वेशन 8 आ गई। इक्वेशन 8 से फिर हमने अब इक्वेशन 9 कैसे बनी कि हमारा कि हमारा जो है वो HA0 से HA0 कैंसिल हो गया और जो K डिनोमिनेटर, HA0 के डिनोमिनेटर में जो K है वो ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में HCO प्लस बन गया और फाइनली डिनोमिनेटर में क्या रह गया, HKA प्लस HCO प्लस। या अपने पेंसिल पेपर लेकर भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इन इक्वेशन 8 द पार्टीशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू HA0 अपॉन HAW एज प्रीवियसली डिफाइंड। इक्वेशन 8 में जो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब HA0 अपॉन HAW के ऊपर, ठीक है, जिससे कि पहले डिफाइन किया गया था। और जो द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक टू वाटर फेजेस C0 अपॉन CW will be constant, the aqueous solution will be buffered at a given pH। और जो कंसनट्रेशन जो रेशियो होगा ऑर्गेनिक और वाटर फेज का C0 अपॉन CW वो कांस्टेंट होगा अगर हमने कोई सोल्यूशन को अपने बफर्ड किया हुआ होगा किसी भी pH के ऊपर, ये मतलब आयोनाइजेशन ना हो या कांस्टेंट रहे आयोनाइजेशन, तो फिर हम उसको जो है वो क्या कहते हैं, तो हमारा जो कंसनट्रेशन रेशियो होगा ऑर्गेनिक और वाटर फेज का वो सिमिलर हो जाएगा। फिर जो दिस कांस्टेंट इज नोन एज अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट, ये जो है हमारा, और ये जो कांस्टेंट होगा ये हमारा कहलाएगा अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट K डैश, ठीक है। तो ये हमारा अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट मींस के जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो इक्वल होता है किसके, के HA0 अपॉन HAW, ठीक है। जो अभी मैंने सॉल्यूट डाला है उसके कॉमन जो हमारी स्पेशीज़ हैं, इस यहाँ कॉमन था HA0 अपॉन HAW, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं डिपेंड करता है। और जो कंसंट्रेशन है, अगर ये हमें लग रहा है कि अगर इसमें जो है वो एक्वा स्पेस में जाके जो हमारा सोल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम अपने एक्वा स्पेस को बफर्ड कर सकते हैं किसी गिवन pH से, ताकि आयनाइजेशन ना हो, ठीक है। तो जिससे हमारी जो कंसनट्रेशन होगी वाटर और ऑर्गेनिक फेज की वो सिमिलर हो जाएगी और ये कहलाएगी हमारी अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, K डैश, जिस ठीक है। फिर हमने इसमें और क्या समझा था, ये तो हमारा अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हो गया। और हमने एक और चीज़ क्या समझी थी, एक था ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और एक था अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट में सिर्फ कॉमन स्पेशीज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यूज़ की कही थी HA0 अपॉन HAW, लेकिन अपेरेंट में हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। मीन्स के एक तो ऑर्गेनिक फेज में अगर एसोसिएशन हुई है तो वो यूज़ करते हैं, वरना इस ऑक्टेनॉल के केस में नहीं हुई थी, कोई डायमराइजेशन नहीं बनी थी, तो हमने सिंपली HA0 यूज़ किया था। और उसके डिनोमिनेटर में वाटर फेज था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, तो हमने HAW प्लस A माइनस यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हमारी अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होती है। और ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जिसमें एक्वस फेज में ना एसोसिएशन हुई हो ना ऑर्गेनिक फेज में डिसोसिएशन हुई हो, तो ये हमारी ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये तो हाफ लेक्चर था डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का। हाफ लेक्चर मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना वो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट
कि असल कहानी क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन से बेशतर पहले आ जाए, तो आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप फार्मेसी से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको जो है वो उसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।